गुड मॉर्निंग बच्चों। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट, हम पढ़ेंगे चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास के चेंजेस के बारे में। वी शैल परफॉर्म फ्यू एक्टिविटीज टू स्टडी द नेचर ऑफ चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सब्सटेंसेस। और हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि जो आसपास हमारे चेंजेस होते हैं सब्सटेंसेस के अंदर, उनका नेचर किस तरह का होता है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस चेंजेस विद टाइम। हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो समय के साथ बदलती है। सम चेंजेस आर कैन बी नोटिस्ड इमीडिएटली, while some after some time and while some go unnoticed। कि जो कुछ चेंजेस है वो हम तुरंत देख सकते हैं, तुरंत नोटिस कर लेते हैं, तुरंत उनका प्रभाव समझ लेते हैं। लेकिन कुछ जो चेंजेस होते हैं उनको कुछ समय बाद में हमें पता चलता है कि चेंज हुआ है। और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। These changes may involve one or more substance। इन चेंजेस के अंदर एक या एक से अधिक सब्सटेंस है वो शामिल हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर, if you dissolve common salt in water so as to make a solution, as change take in place in common salt, where is the common salt changes from solid to liquid state and disappear, the taste of water changes to salty। कि आप जब कॉमन साल्ट को पानी में मिलाते हैं, इससे हमारा एक सॉल्यूशन तैयार होता है। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो कॉमन साल्ट है उसमें क्या चेंज आता है कि वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, बाद में वो गायब भी हो जाता है। और गायब होने के बाद में जो पानी का टेस्ट है वो किस तरह का हो जाता है, साल्टी हो जाता है, यानी कि नमकीन हो जाता है। सिमिलर, इसी प्रकार, इफ यू बॉइल फ्रेश मिल्क, द टेस्ट ऑफ बॉइल्ड मिल्क इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फ्रेश मिल्क। जब आप ताजा दूध को उबालते हैं तब जो ताजा दूध का जो टेस्ट होता है उससे जो उबाले हुए दूध का जो टेस्ट है वो अलग होता है। नाउ अब इफ यू ऐड सम कर्ड टू द मिल्क, अगर आपको थोड़ा सा दही अगर आप मान लीजिए उसके अंदर मिला देते हैं मिल्क के अंदर और उसको लगभग 6 घंटे के लिए छोड़ देते हैं या 6 घंटे से ज्यादा छोड़ देते हैं, इट चेंज टू कर्ड, ये दही में बदल जाता है। द टेस्ट, द स्मेल, द स्टेट ऑफ कर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉइल्ड मिल्क। जो टेस्ट है, स्मेल है और जो अवस्था है वो कर्ड की एक बॉइल्ड मिल्क से अलग होती है, यानी कि टेस्ट में वो खट्टा होता है, स्टेट उसकी सेमी सॉलिड होती है और जो टेस्ट है उसका खट्टा होता है, स्मेल भी खट्टी होती है। इट इज सोर इन टेस्ट, टेस्ट में खट्टा होता है। व्हेन द कर्ड इज मिक्स्ड विद द वाटर एंड चर्न एंड बटर फ्लो अप एंड अनदर चेंज टेक प्लेस। जब हम दही को मधानी से उसमें पानी डाल के उसको मतते हैं, मतने के बाद में जो मक्खन है वो ऊपर ऊपर आ जाता है। मक्खन के आने के बाद में उससे एक अलग चेंज आता है, यानी कि मक्खन अलग हो जाता है और उससे एक नया जो चेंज है वो आ जाता है। अब आता है चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि अवस्था में चेंज। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर एंड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, इज कॉल्ड इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। कि किसी भी मैटर की एक स्टेट का दूसरे स्टेट में बदल जाना और दूसरी स्टेट से वापस उसी स्टेट में बदल जाने की जो प्रोसेस है उसको इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन कंडीशन सच एज, कि ये जो है वो अफेक्ट होते हैं किसी चेंज के द्वारा। कंडीशंस होती है जैसे कि चेंजिंग इन टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण, जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द प्रेशर, कि प्रेशर के कम ज्यादा होने के कारण। यहाँ पे व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस लेसन प्रेजेंट ए प्लान टू इनसेंस द स्टूडेंट्स understanding the chemical and the physical changes and to encourage student to analyze how physical and chemical changes have harmful and beneficial effect on the environment। कि ये चैप्टर आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें आप फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे और इससे आपको जानने के लिए, आपको एनालाइज करने के लिए आपको बात मिलेगी कि कौन से जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस है जिनसे हमें फायदा होता है, किन से हमें नुकसान होता है, हमारे पर्यावरण पर नुकसान पहुंचता है। तीसरी जो शर्त थी जो अफेक्ट करती है वो है चेंजिंग इन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम किसी भी स्टेट के टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कम ज्यादा कर दें या फिर उनमें चेंज कर दें तो उसकी स्टेट है वो चेंज हो सकती है। तो अब आता है जैसे कि सॉलिड को अगर हम सब्लिमेशन द्वारा गैस में बदल सकते हैं, गैस को सब्लिमेशन द्वारा सॉलिड में बदल सकते हैं, सॉलिड को फ्यूजन द्वारा लिक्विड में बदल सकते हैं और लिक्विड को सॉलिडिफिकेशन द्वारा हम सॉलिड में बदल सकते हैं, लिक्विड को हम वेपराइजेशन द्वारा गैस में बदल सकते हैं, गैस को कंडेंसेशन द्वारा हम जो लिक्विड है उसमें चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर जो आइस है उसको गर्म करने पर अगर हम उसको टेम्परेचर बढ़ाएं तो रूम टेम्परेचर पे वो पानी में चेंज हो जाएगी और पानी को अगर हम और गर्म करें तो वो गैस में बदल जाएगा। अगर हम गैस को ठंडा करें, एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों, आप सुन लेना इसको, कि अगर हम गैस को ठंडा करें, कि गैस को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में बदलेगी। लिक्विड को और ज्यादा ठंडा करेंगे तो वो हल्का हल्का जमना शुरू होगा। अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा तो वो बिल्कुल बर्फ में चेंज हो जाएगा। अब आते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। द चेंजेस
विच कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। कि ऐसे चेंज जिनके अगर हम कंडीशन को रिवर्स कर दें तो वो चेंजेस ही रिवर्स आ जाए, यानी कि स्टार्टिंग में जो चीज थी वो वापस प्राप्त हो जाए, ऐसे चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। सम रिवर्सिबल चेंज, कुछ एग्जांपल है रिवर्सिबल चेंज के। कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर बाय हीटिंग दैट द वाटर टू आइस ऑन कूलिंग। कि गर्म करने पर पानी भाप जो हमारी आइस है उसका पानी में बदलना, और पानी को ठंडा करने पर जो बर्फ में बदलना, आइस में बदलना, ये किसका एग्जांपल है? ये रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। ग्लोविंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का जलना, उसको हम वापस जलाते हैं, पहले उसको वापस बंद कर सकते हैं, फिर जला सकते हैं, बंद कर सकते हैं, इसके कारण जो चेंज है ये रिवर्सिबल चेंज है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, जैसे कि दिखाया गया है, रबर बैंड को हम खींचते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है, उसको छोड़ते ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। फॉलिंग ए फील्ड, खेत को जोतना, ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। The changes which cannot be reversed even by the changing the conditions is called an irreversible change। कि ऐसा चेंज जिनको हम उनकी रिवर्स कंडीशंस है उनको रिवर्स कर दें तो भी वो वापस रिवर्स ना हो सके, वो वापस रिवर्स उनकी जो इनिशियल सब्सटेंस है वो ना मिल सके, तब हम उनको बोलेंगे इरिवर्सिबल चेंज। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर ऑफ वुड, या फिर लकड़ी, या फिर जो हमारी पेपर है उसका जलना। पेपर और वुड व्हेन बर्न्ड गिव ऐश और स्मोक। कि जो पेपर या लकड़ी है उसको हम जलाते हैं तब हमें धुआं और जो राख है मिलती है। वी कैन नॉट ऑब्टेन पेपर बैक फ्रॉम द एश एंड स्मोक। कि हम धुएं और राख से वापस पेपर या फिर हमारी जो लकड़ी है वो नहीं बना सकते। इन विच केसेस न्यू सब्सटेंस फॉर्म, किन केसेस के अंदर नए सब्सटेंस बनते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर एक इरिवर्सिबल चेंज है। एजिंग ऑफ ह्यूमन लिविंग बींग्स, की हमारी आयु बढ़ना, वो भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। यानी कि हम बड़े तो हो जाते हैं, मैन बन सकते हैं, लेकिन मैन से वापस हम किसी भी तरीके से हम वापस बच्चे नहीं बन सकते। जो मिल्क है उसको कर्ड में बदलना, कि हम मिल्क को कर्ड में बदल सकते हैं, लेकिन हम किसी भी प्रोसेस द्वारा कर्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकते। ग्रोथ ऑफ प्लांट, जैसे कि हम ग्रो करते हैं उसी तरह प्लांट ग्रो करते हैं। ए ट्री कैन नॉट बी रिवर्स्ड इनटू सैपलिंग, कि जो छोटे छोटे पौधे हैं उनमें वापस हम ट्री को नहीं बदल सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन, यू कैन नॉट गेट आयरन फ्रॉम द रस्ट बाय सिंपल प्रोसेस। की आसान सी प्रोसेस द्वारा, सिंपल सी प्रोसेस द्वारा हम रस्ट से यानी कि जो जंग है उससे आयरन प्राप्त नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। असाइनमेंट है वो आप आसानी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है कि कौन से चेंजेस है जिनके अंदर शेप चेंज होती है, स्टेट चेंज होता है, कलर चेंज होती है, साइज चेंज होता है, और किसमें है वो नया सब्सटेंस बनता है। अगर सभी हाँ है तो आपको टिक करना है, मान लीजिए चेंज इन स्टेट नहीं है तो उसको क्रॉस कर देना है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट पे कि इन हाउ मेनी changes do you noticed in the state in change in state color size and shape। कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जिनके अंदर आपने शेप, स्टेट, कलर, साइज और शेप में चेंज है वो आपने नोटिस किया। काउंट इट सेपरेटली, इनके अंदर जो है उनको अलग अलग जो असाइनमेंट में दिए गए हैं उनको आपको अलग अलग बताना है कि कौन से में शेप चेंज हुई है, किसमें स्टेट हुआ है, किसमें कलर, किसमें साइज और किसमें नए सब्सटेंस फॉर्म हुए हैं। अब आते हैं फिजिकल चेंजेस। Before we define the physical change, let us study its nature by performing the following activities। कि जो हम फिजिकल चेंज को पढ़े उनसे पहले आइए कुछ एक्टिविटीज करते हैं ताकि हम फिजिकल चेंज के नेचर के बारे में थोड़ा जान ले। एक्टिविटी नंबर 1 है बच्चों, कलेक्ट सम ऑयल फ्रॉम योर लॉन और फ्लोर पॉट। अब आपका जो लॉन है या फिर कोई फ्लोर पॉट है उससे थोड़ी मिट्टी लीजिए, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए एंड नीड उसको छोड़ दीजिए। शेप इट इनटू अ बॉल, उसको निकाल के एक बॉल या फिर कोई दूसरी शेप है उसके अंदर बदल दीजिए। अलाउ इट टू ड्राई इन सन, उसको सूरज में सूखने के लिए छोड़ दीजिए। क्रश इट विद अ स्टोन, उसको पत्थर की मदद से या फिर किसी भारी मदद की चीज की मदद से आप उसको क्रश कर दीजिए, उसको वापस उसको प्रेस कर दीजिए। व्हाट डू यू गेट, आप क्या गेट करेंगे, क्या आपको मिलेगा? यू विल गेट, आपको मिलेगा सॉइल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जैसे पहले मिट्टी थी वही आपको मिल जाएगी। What conclusion can be drawn from this activity? इस एक्टिविटी से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? पहला, the soil undergoes change in shape and size and state and its state changes। कि जो soil है उसके अंदर शेप और उसकी साइज में चेंज हुआ, यानी कि उसकी स्टेट भी बदली। और the change is reversible and temporary in nature, और जो चेंज था वो टेम्पररी यानी कि कुछ समय के लिए था, जैसे ही उसको हमने प्रेस किया वो वापस सही हो गया, और रिवर्सिबल था, हमने वापस मिट्टी भी प्राप्त कर ली। अब आता है दूसरी एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी क्या करिए बच्चों कि टेक ए थिन वुडन स्टिक, एक पतली थिन यानी कि लकड़ी की टुकड़ी लीजिए। ब्रेक द वुडन स्टिक इनटू 2 स्मॉलर पीसेस, कि जो लकड़ी के टुकड़े हैं उनको 2 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए लकड़ी के स्टिक को। पुटिंग दीज पीसेस टुगेदर ट्राई टू मेक द स्टिक, दोनों लकड़ी के टुकड़ों को पास पास रख के वापस लकड़ी बनाने की कोशिश कीजिए। कुड यू गेट द ओरिजिनल अनब्रोकन स्टिक ऑफ वुड, क्या आपने वापस जो ओरिजिनल बिना टूटी हुई स्टिक थी वो आपको प्राप्त हुई। What kind of observation could be made on this experiment, इस एक्सपेरिमेंट पे, इस प्रयोग पर क्या ऑब्जर्वेशन है वो मिलते हैं।
कंक्लूजन क्या है, द ओरिजिनल स्टिक कुड नॉट बी बिल्ट फ्रॉम दिस पीसेस, कि इन पीसेस से जो ओरिजिनल स्टिक है वो वापस नहीं मिलती। देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इनसे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। देयर इज नो प्रॉपर्टी चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ वुड, इनमें जो प्रॉपर्टीज है वुड की उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, इन दिस चेंज, इस चेंज में देयर इज ए चेंज इन साइज ऑफ वुडन स्टिक, इसमें जो वुडन स्टिक का साइज है वो चेंज हो जाता है, बट लेकिन इस जो पीस है, प्रत्येक जो पीस है उनमें जो लकड़ी की जितनी प्रॉपर्टीज है वो सभी इसके अंदर होती है। नो हीट एंड लाइट इज इवॉल्व्ड एंड एब्जॉर्ब इन दिस चेंज, इसके अंदर ना ही कोई हीट मिली, ना ही कोई लाइट इसमें से निकली और ना ही कोई चीज है वो एब्जॉर्ब हुई, यानी कि ना ही हीट निकली, ना ही हीट एब्जॉर्ब हुई, ना ही लाइट निकली, ना ही जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हुई इस चेंज में। यानी कि ये एक टेम्पररी चेंज नहीं, ये एक परमानेंट चेंज है, सॉरी एक टेम्पररी चेंज है, लेकिन इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक फिजिकल चेंज है लेकिन हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज इज ए टेम्पररी चेंज, जो फिजिकल चेंज है वो टेम्पररी चेंज होता है जिसके अंदर नए सब्सटेंस का निर्माण नहीं होता, इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, इनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। इट इज इजीली रिवर्सिबल, ये ज्यादातर है वो रिवर्सिबल होते हैं। एंड द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट चेंज, और जो सब्सटेंस का कंपोजिशन है वो कभी भी चेंज नहीं होता। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज, यानी कि फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज फॉलो की जो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले ड्यूरिंग फिजिकल चेंज के दौरान ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज, सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। इन फिजिकल चेंज के अंदर नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। फिजिकल चेंज आर टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, जो ज्यादातर जो फिजिकल चेंजेस है वो टेम्पररी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि ए फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स बाय सिंपल प्रोसेस, फिजिकल चेंज को आसानी से हम सिंपल प्रोसेस द्वारा रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं जो इरिवर्सिबल भी होते हैं। नो और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज के दौरान नाम मात्र की एनर्जी या फिर किसी भी मात्रा में बिना एनर्जी के जो फिजिकल चेंज वो हो सकते हैं, या फिर थोड़ी बहुत एनर्जी है ये एब्जॉर्ब या फिर इवॉल्व यानी कि निकालते हैं। अब आते हैं कुछ एग्जांपल है फिजिकल चेंज के जो हम पढ़ लेते हैं। पहला मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का पिघलना या फिर घी का पिघलना। इवेपोरेशन ऑफ वाटर सच एज ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, पानी का वाष्पीकृत होना या फिर हमारे कपड़ों का सूखना। इवेपोरेशन फ्रॉम लेक, पॉन्ड एंड रिवर एंड सी, की जो झीलें हैं, तालाब है, नदियां हैं और समुद्र है उनमें से पानी का इवेपोरेट होना। ग्लोविंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का वापस जलना और बुझना। डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सल्फर का घुलना। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन फ्रिज, और फ्रीजिंग ऑफ सीज लेक्स इन कोल्ड कंट्रीज ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान कोल्ड कंट्री के अंदर जो हमारे सीज है, समुद्र का जमना, जैसे कि आर्टिक जो सी है उसके अंदर समुद्र है वो पूरी तरह से बर्फीला हो जाता है। रिवर्स का जो है वो टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो बर्फ में बदल जाती है। जो लेक्स है वो भी फ्रीज हो जाती है, या फिर फ्रिज के अंदर हमारा पानी का फ्रीज होना। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर का पानी में घुलना। फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, फ्रॉस्ट, स्नो, हेल, मिस्ट, फॉग, जो हमारे ओले हैं, जो हमारी ओस है, जो स्नो है, यानी कि इन जो चीजें हैं इन सब का फॉर्मेशन होना। डिसोल्यूशन ऑफ रबर इन पेट्रोल, पेट्रोल में रबर का डिसोल्यूशन होना। मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ बार ऑफ स्टील, एक स्टील बार का मैग्नेटाइजेशन होना। डिसोल्यूशन ऑफ रेजिन इन अल्कोहल, जो दाग है जो हमारी किशमिश है उसका अल्कोहल में डिसोल्यूशन होना, उसका घुलना। तो ये सब जो चीजें हैं वो एग्जांपल है किसके, फिजिकल चेंजेस के। अब आते हैं केमिकल चेंजेस। बिफोर वी डिफाइन ए केमिकल चेंज को डिफाइन करने से पहले आइए उसकी कुछ एक्टिविटीज करते हैं जिससे हमें उसका नेचर पता चलेगा। एक्टिविटी नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। टेक अ फ्रेशली कट पोटैटो, आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले एक ताजा कटा हुआ पोटैटो चाहिए, आपको एक साथ में इसके अलावा फ्रेश मिल्क, ताजा दूध चाहिए, और आपको क्या चाहिए, ब्राइटली पॉलिश्ड आयरन नेल, एक पॉलिश की हुई आयरन की कील चाहिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ कुक्ड दाल और वेजिटेबल, आपको थोड़ी मात्रा में बनाई हुई, घर पे बनाई हुई दाल या फिर आपको कोई सब्जी चाहिए। अब क्या आता है, मोशन द नेल विद वाटर, place all above the substances in the corner of your house for 2 days and then check them individually, you will notice। आपको क्या करना है कि जो आयरन नेल है उसको पानी के साथ में, और जो ऊपर के जो सब्सटेंस है उनको नॉर्मली आपको सीधा घर के किसी कॉर्नर में छोड़ देना है 2 दिन के लिए, और 2 दिन बाद में आपको क्या मिलेगा, आप नोटिस करेंगे कि पोटैटो और गेट ऑलमोस्ट ब्लैक, जो पोटैटो आलू है वो लगभग काला हो जाएगा और उसमें से एक गंदी स्मेल आएगी।
मिल्क है वो फट जाएगा, उसमें से भी एक खट्टी स्मेल आएगी। आयरन नेल है उसके ऊपर चारों ओर एक रेडिश ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस आ जाएगा जिससे आयरन की फॉर्म बदल जाएगी। कुक्ड दाल और वेजिटेबल है उसका कलर है वो खराब हो जाएगा, कलर गंदा हो जाएगा और इसके अलावा जो उससे एक गंदी गंदी स्मेल आने लग जाएगी। कैन यू रिवर्स दी चेंज, क्या आप इन चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? क्या आप पोटैटो को काले होने से वापस सही कर सकते हैं? क्या आप फटी हुई दूध को सही कर सकते हैं? क्या जंग लगे हुए लोहे को सही कर सकते हैं? क्या आप खराब हुई सब्जी को वापस सही कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है, वास्तव में ये कोई चीज पॉसिबल नहीं है। इन चेंजेस में स्टेट एज वेल एज द कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंज, जो ऐसे चेंज होते हैं इनके अंदर स्टेट के साथ साथ कॉम्पोजिशन है चेंज वो भी चेंज होते हैं। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नए सब्सटेंस बनते हैं। द चेंजेस आर इरिवर्सिबल, ये चेंजेस है वो इरिवर्सिबल होते हैं। द सब्सटेंस में चेंज देयर कलर स्मेल और टेस्ट, और सब्सटेंस है उनके कलर स्मेल और टेस्ट में भी चेंज आ सकता है। अब आता है तो स्टडी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन के जलने के बारे में हम पढ़ते हैं, बर्न होने के बारे में पढ़ते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम बर्न विद डेजलिंग व्हाइट लाइट। जो मैग्नीशियम है वो जलता है किसके साथ? एक चमकदार व्हाइट लाइट के साथ। तो प्रॉपर्टी क्या है? टेक अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्लीन इट्स वन एंड विद फाइन सैंड पेपर, कि आपको मैग्नीशियम का रिबन लेना है और फाइन पतले सैंड पेपर के साथ उसका एक एंड है उसको क्लीन करना है। होल्ड इट, उसको पकड़ के रखना है विद अ पेयर ऑफ टोंग, चिमटे की मदद से, एंड हीट द क्लीन एंड इन द कैंडल फ्लेम स्पिरिट लैम्प बंसन बर्नर फ्लेम, कि आपको क्या करना है, जो क्लीन किया हुआ एंड है जो हिस्सा है उसको कैंडल की मदद से, फ्लेम की मदद से, स्पिरिट लैम्प की मदद से, या फिर जो हमारा बंसन बर्नर की फ्लेम है उसकी मदद से आपको जलाना है। व्हाट डू यू सी, क्या देखेंगे आप? मैग्नीशियम रिबन बर्न रैपिडली विद द व्हाइट डेजलिंग लाइट, आप देखेंगे मैग्नीशियम रिबन है वो तेजी से व्हाइट डेजलिंग लाइट यानी कि चमकदार सफेद लाइट के साथ जलता है। कलेक्ट द एश प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बर्निंग और इन ड्राई चाइना डिश, आपको एक छोटी सूखी कटोरी के अंदर आपको जो ऐश जो निकलती है इसके कारण जो राख बनेगी उसको इकट्ठा करना है। डिजोल्व द ऐश, जो ऐश है उसको आपको क्या किसमें डिजोल्व? कलेक्टेड इन चाइना डिश इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, आपको जो ऐश है उसको थोड़ी मात्रा में पानी के अंदर डिजोल्व कर देना है। डिवाइड इट इनटू 2 सेपरेट टेस्ट ट्यूब, इनको अलग अलग 2 टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब एड 2 ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन, आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ड्रॉप लिटमस सॉल्यूशन की डालनी है। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर, आपको देखना है उसमें कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। आप देखेंगे कि देयर इज नो चेंज इन ब्लू लिटमस, आप देखेंगे उसमें ब्लू लिटमस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, 2 बूंद आपको लाल लिटमस की डालनी है, लाल लिटमस सॉल्यूशन की डालनी है। आप देखेंगे कि कोई ऑब्जर्व करना है आपको कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाल लिटमस पेपर है वो ब्लू में बदल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या बात है, दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचर और लैब इंस्ट्रक्टर। अवॉइड एडवाइज स्टूडेंट टू सी द डेजलेट लाइट ड्यू टू बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम अ डिस्टेंस और फॉर अ फ्यू सेकंड ओनली, कि इसके लिए क्या आपको प्रिकॉशन रखने, सावधानी रखनी है कि ये जो एक्टिविटी आपको टीचर और लैब इंस्ट्रक्टर की देख में ही करनी है, अकेले नहीं करनी है। स्टूडेंट के लिए खास चेतावनी और एडवाइस सलाह है कि जो मैग्नीशियम बर्निंग जो रिबन है वो डेजलिंग लाइट के साथ जब जले तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं और दूरी से देखिए और कुछ सेकंड के लिए देखिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा समय तक देखेंगे तो आपकी आंखों पर नुकसान पहुंचेगा। कंक्लूजन क्या है, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन मेड, जो ऑब्जर्वेशन मिले उनके अकॉर्डिंग हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो जलता है जब हम उसको हवा की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तब एक नया सब्सटेंस बनता है जो कि होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन है Mg+O2 = 2 MgO, जो कि हीट एंड लाइट के साथ मिलता है। तो अब क्या होगा बच्चों कि इसके अंदर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है, गिव्स अ बेसिक सॉल्यूशन, एक बेसिक सॉल्यूशन देता है, क्योंकि इट चेंज ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस टू ब्लू, एंड ब्लू के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो लाल लिटमस है वो ब्लू में चेंज होता है और ब्लू है वो रिमेन रहता है अनचेंज, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि बेस होता है। फ्रॉम द कंक्लूजन, निष्कर्ष से हम क्या पता कर सकते हैं कि मैग्नीशियम जब जलता है तब एक नया सब्सटेंस बनता है। नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नीशियम से बिल्कुल अलग होती है। एक बड़ी मात्रा में हीट और लाइट है वो इस जो एक्टिविटीज है जो मैग्नीशियम के जलने से प्रोड्यूस होती है। अब आता है टू स्टडी ए रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर, विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच में जो रिएक्शन है वो किस तरह से होती है। तो मैं आपको पूरी इंग्लिश बता देता हूँ, बाद में एक्टिविटी को हिंदी में बता देता हूँ। Take about 10 ml of vinegar in large test tube. In another test tube,
take 5 to 10 ml of lime water and clamp it about 2 gram of baking soda, sodium hydrogen carbonate in vinegar. Immediately put the cork in the mouth of the test tube and pass the evolved gas through the lime water. Observe what will happen in the post test tube reaction between the vinegar and baking soda. कि इसमें क्या है, आपको 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में, एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में 10 ml विनेगर लेना है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको 5 से 10 ml लाइम वाटर लेना है और उसको चिमटे की उन दोनों को आपको क्लैंप कर देना, उनको बांध देना है। आपको क्या करना है, 2 ग्राम आपको विनेगर के अंदर 2 ग्राम बेकिंग सोडा डालना है और उसका जो ऊपर का जो चेहरा है, जो हमारा मुंह है जो टेस्ट ट्यूब का, उसको पूरे तरीके से कोर की मदद से ढक देना है ताकि जो गैस जो निकले, जो वो सीधी सीधी जो गैस है वो पास होकर सीधा लाइम वाटर में चली जाए। आपको करना क्या है, मतलब आपको दोनों को बंद करना है, दोनों को कनेक्टेड रखना है ताकि जो गैस है वो दोनों के अंदर पास हो जाए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये दोनों को बंद किया हुआ है, साथ में यहाँ पे जो जगह है इसकी मदद से जो गैस है वो यहाँ पर लाइम वाटर में चली जाएगी। रिएक्शन क्या होगी, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, उससे बनेगा सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, When the baking soda is added to vinegar, जब बेकिंग सोडा को विनेगर में मिलाया जाता है, स्टीम ऑफ बबल के रूप में कोई भाप ऑफ ए कलरलेस गैस कम्स आउट, एक कलरलेस गैस के रूप में बाहर निकलती है और जिसके कारण जो लाइम वाटर है वो मिल्की यानी कि दूधिया कलर का हो जाता है। Thus the evolved gas is कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ये गैस जो निकलती है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब आता है एक्टिविटी नंबर 6 में उसी तरह से कराऊंगा जैसे पिछली वाली एक्टिविटी कराई मैंने आपको। टू स्टडी द चेंज इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद आयरन नेल, कि आयरन नेल डालने पर जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो कलर चेंज किस तरह से करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोसीड्यूर की विधि क्या है। टेक अ बीकर, एक बीकर लीजिए एंड इन इट पोर 50 ml ऑफ टैप वाटर, पोर अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ copper sulfate crystal in the solution in the beaker and stir well. Add a few drop of dilute sulfuric acid. You will obtain acidified copper sulfate solution. Take out about 5 ml of this solution in a test tube for comparison to the rest of the copper sulfate solution in the beaker. Add 2 brightly polished nails. Cover the beaker with the paper and leave it for undisturbed for half an hour. अब करना क्या है, एक बीकर लेना है, उसके अंदर बीकर के अंदर 50 ml जो हमारा नॉर्मल जो जल है, जो हमारा जो नल का जो जल होता है उसको डाल देना है। उसके अंदर आपको एक चम्मच भरकर जो हमारे कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं, जो सॉलिड के जो टुकड़े होते हैं वो आपको इसमें डाल देने हैं, उसको मिलाना है। उसके बाद में आपको कुछ ड्रॉप डालनी है उस सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। आप देखेंगे कि यू विल ऑब्टेन, आपको मिलेगा एक एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिलेगा। उसके अंदर आपको क्या करना है, टेक आउट अबाउट 5 ml ऑफ द सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। आपको वो सॉल्यूशन है उसका 5 ml के आसपास का सॉल्यूशन आपको एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। उसके बाद में जो बचा हुआ जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आपको 2 पॉलिश की हुई आयरन की जो नेल्स है वो डालनी है और कवर द बीकर, जो बीकर है उसको ढक देना है पेपर की मदद से और उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। नाउ कंपेयर द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द सैंपल ऑफ टेस्ट ट्यूब, कि आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो बचा हुआ है उसको कलर चेक करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, किसके साथ तुलना करनी है, उसकी जो टेस्ट ट्यूब में आपने 5 ml जो रखा था उसके कलर के साथ तुलना करनी है। टेक आउट द नेल को बाहर निकालिए और उनका कलर देखिए। आप क्या नोटिस करेंगे, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज इनटू द लाइट ग्रीन कलर, कि जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो स्टार्टिंग में था वो लाइट ग्रीन कलर में बदल जाएगा और जो ब्राइट पॉलिश की हुई जो हमारी नेल्स थी उनके ऊपर एक लाल और ब्राउन कलर की एक डिपॉजिट है वो उनके ऊपर आ जाएगी, उनके ऊपर उनकी कोटिंग है वो आ जाएगी। एक्चुअली असल में होता क्या है, the copper sulfate ion enter in the chemical reaction with the iron nails to form a new product iron sulfate and copper, कि कॉपर सल्फेट के अंदर जब आयरन नेल मिलती है तब उनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर नए प्रोडक्ट बनते हैं आयरन सल्फेट और कॉपर के रूप में। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इज ग्रीन इन कलर, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है वो लगभग ग्रीन कलर का होता है। एंड रेडिश ब्राउन रेजिड्यू ऑन आयरन इन आयरन नेल इज कॉपर, और जो लाल ब्राउन कलर का जो रेजिड्यू जो बचा हुआ जो बचता है आयरन की नेल्स के ऊपर वो होता है कॉपर। तो रिएक्शन क्या होती है, CuSO4 प्लस Fe जो बनता है FeSO4 प्लस Cu, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव रिएक्शन, जो ऊपर अब जो रिएक्शन दी गई थी उनके अकॉर्डिंग हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो कि है न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म, नए प्रोडक्ट बनते हैं। चेंज इन कलर टेक प्लेस, इनमें जो कलर है वो चेंज होता है। चेंज इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट इन नेचर, जो चेंज है वो इरिवर्सिबल होते हैं और नेचर में परमानेंट होते हैं। द चेंजेस
which take place in previous activities are called chemical changes। कि जो चेंज पिछली जो एक्टिविटीज में हमने पढ़े वो केमिकल चेंजेस होते हैं। A chemical change is a permanent change in which new substances are formed with different properties with evolution or absorption of some kind of energy। केमिकल चेंज एक ऐसा परमानेंट चेंज होता है जिसके अंदर नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज भी इनिशियल सब्सटेंस से अलग अलग होती है और उन चेंजेस के लिए कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ती है या फिर कुछ एनर्जी उनमें से रिलीज होती है। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज के दौरान वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म कि एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। जो ओरिजिनल सब्सटेंस होते हैं उनसे जो प्रॉपर्टीज है वो नए सब्सटेंस की अलग होती है। केमिकल चेंज अकर ओनली इन द अंडर द प्रॉपर कंडीशन। जो केमिकल चेंज है वो सिर्फ निश्चित जो कंडीशन है शर्तें हैं उनके अंदर ही होते हैं। एग्जांपल व्हेन कार्बन इज बर्न, जब कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कार्बन, जिनकी प्रॉपर्टीज है वो कार्बन की तुलना में बिल्कुल अलग होती है। इसलिए तो बर्निंग ऑफ कार्बन है, कार्बन का जलना है, वो एक केमिकल चेंज है। और एग्जांपल जो केमिकल चेंज के मैं आपको बताता हूँ कि एलपीजी का जलना, केरोसिन का जलना, पेपर का जलना, वुड का जलना, कोल का जलना, पेट्रोलियम का जलना, हमारी कैंडल का जलना यानी कि मोमबत्ती का जलना, दूध का दही बनना यानी कि मिल्क से जो है वो कर्ड का चेंज होना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होना जिससे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बने, लोहे पर जंग लगना, रोटनिंग ऑफ फ्रूट यानी कि जो फ्रूट्स है उनका सड़ना, ग्रोइंग अ प्लांट इनटू ट्री, जो प्लांट है उनका ट्री में बदलना, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर यानी कि पटाखों का फूटना, कुकिंग ऑफ फूड यानी कि खाने का पकाना, डाइजेशन ऑफ फूड खाने का पचना, जर्मिनेशन ऑफ सीड यानी कि सीड्स का प्लांट में बदलना, रेस्पिरेशन बाय लिविंग बींग्स हमारे द्वारा सांस लेना, ये जितने भी है ये सभी की सभी है वो केमिकल चेंजेस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपनिंग ऑफ फ्रूट है, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स है और यहाँ पे रेस्पिरेशन है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज की जो विशेषताएं क्या क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो कौन कौन सी है। सबसे पहले है ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज के दौरान ए न्यू सब्सटेंस विद न्यू डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल चेंज के दौरान नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल अलग होती है। केमिकल चेंज है वो परमानेंट होते हैं। दस ए केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय सिंपली फिजिकल मेथड, इसलिए जो केमिकल चेंज है उनको हम सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा रिवर्स नहीं कर सकते। केमिकल चेंज अकर अंडर द प्रॉपर कंडीशन, जो केमिकल चेंज है वो सिर्फ प्रॉपर कंडीशंस के अंदर होते हैं। जो रिलेटिव लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के दौरान एक बड़ी मात्रा में हीट हमें देनी पड़ती है या बड़ी मात्रा में जो हीट है वो रिलीज होती है। गैस में भी इवॉल्व है, गैस भी इसमें से रिलीज हो सकती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एनर्जी भी रिलीज हो सकती है लाइट के फॉर्म में। साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, स्मेल भी चेंज हो सकती है, एक नई स्मेल भी बन सकती है। द स्मेल में भी प्लेजेंट और फॉल, जो स्मेल बनती है वो मीठी यानी कि अच्छी सुगंधित भी हो सकती है और गंदी भी स्मेल हो सकती है। देर में भी एक कलर में भी चेंज हो सकता है। प्रेसिपिटेट और व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट भी है, पाउडर भी है, वो भी बन सकता है। तो इस प्रकार जो है केमिकल चेंजेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज की, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। इट इज यूजफुल टू नोट दैट व्हेन अ केमिकल चेंज टेक प्लेस एज सब्सटेंसेस और सब्सटेंस वी कैन से a chemical reaction take place between them। कि ये बात याद रखने लायक है, नोट करने लायक बात है कि जो केमिकल चेंज जब होता है तब उसके अंदर जो सब्सटेंस होता है या फिर अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है उनके बीच में, तभी है वो नए पदार्थ बनते हैं। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, केमिकल चेंज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द फॉलोइंग एग्जांपल विल प्रूव इट, जो एग्जांपल है वो प्रूव करेंगे कि सबसे पहले मेटल विच वी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स बाय कैरिंग आउट सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस और रिएक्शन। कि जो मेटल हम यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में वो उनकी खानों से निकाले जाते हैं, लेकिन निकालने से पहले उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस कराई जाती हैं, उनके केमिकल चेंजेस कराए जाते हैं, तब हमें वो मेटल्स मिलते हैं। नई जो मेडिसिन है वो हमारी केमिकल रिएक्शंस को अगर हम सीरीज में अगर केमिकल रिएक्शन करते रहें तब जाके हमें मेडिसिन मिलती है। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस, जितने भी हमारे प्लास्टर होते हैं वो सभी केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। ऑल काइंड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन, जितने भी बिल्डिंग मटेरियल ईंटें वगैरह है वो सभी के सभी है वो केमिकल रिएक्शन से ही हमें मिलती है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंज। सबसे पहले फिजिकल चेंज का बता देता हूं मैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि कलर, फिजिकल स्टेट और वॉल्यूम है वो चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। ये एक टेम्पररी चेंज होता है, इसमें नए सब्सटेंस नहीं बनता
ओरिजिनल फॉर्म है जो सब्सटेंस की वो आसानी से प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा? फिजिकल मेथड के द्वारा। इट इज इजीली रिवर्सिबल, ये आसानी से रिवर्सिबल है। नो चेंजेस इन कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस, इनके अंदर जो चीजों की जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होती और प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज नहीं होती। और एनर्जी इसके अंदर है या तो बिल्कुल कम मात्रा में एब्जॉर्ब की जाती है या फिर एनर्जी है वो एब्जॉर्ब और इवॉल्व है वो नहीं की जाती। अब आते हैं केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज में सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज होते हैं। केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होता है। केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस बनते हैं। केमिकल चेंज के अंदर ओरिजिनल सब्सटेंस है उनको हम आसानी से जो सिंपल फिजिकल मेथड है उनसे वापस प्राप्त नहीं कर पाते। केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंज के अंदर जो कंपोजिशन है वो चेंज होता है। इसके साथ साथ जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज होती है। एनर्जी ऑफ सम काइंड, जनरली हीट और लाइट एनर्जी, आइदर बीन गिवन आउट और एब्जॉर्ब, कि जो इसके अंदर जो एनर्जी है वो हीट और लाइट ज्यादातर जो होती है, हीट जो एनर्जी और लाइट एनर्जी ज्यादातर एनर्जी है या फिर अलग एनर्जी जो है वो या तो निकलती है या फिर एब्जॉर्ब की जाती है। अब आता है रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि आयरन पे जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज विच विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर, कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है एक केमिकल चेंज है जिसके बारे में आप सभी लगभग जानते होंगे। यू नो वेल डेट, आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हम आयरन पार्टिकल्स, आयरन की जो चीजें हैं अगर उनको हम हवा में खुले में छोड़ दें कुछ समय के लिए, तब उसके बाद में दे गेट कोटेड विद अ ब्राउन पाउडरी सब्सटेंसेस कॉल्ड रस्ट, कि उनके ऊपर एक भूरे कलर की पाउडरी सब्सटेंस जम जाएगा जिसको हम रस्ट बोलेंगे, जंग बोलेंगे। द प्रोसेस ड्यू टू विच आयरन चेंज इनटू द रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आयरन है वो रस्ट यानी कि जंग में बदल जाएगा उसको हम जंग लगना यानी कि रस्टिंग बोलेंगे। इन अदर वर्ड, दूसरी भाषा में, द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ये दूसरी भाषा में अगर कहें कि आयरन के ऊपर हवा की नमी वाली हवा यानी कि मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस के ऊपर आयरन के अंदर अगर कोई ब्राउन कलर का पाउडरी जो सब्सटेंस है उसके ऊपर आ जाए तब उसमें क्या हम बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे। इट हैज बीन फाउंड दैट रस्टिंग टेक प्लेस ओनली इफ दैट आयरन कम कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्ट एयर। ये बात बताई गई है, फाउंड पता किया गया है कि आयरन है उस पर जंग तभी लगेगा जब वो नमी वाली हवा में रखेंगे या फिर पानी और हवा में उसको रखेंगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट के रूप में आपको पता है रस्टिंग विल टेक प्लेस ओनली इफ वाटर एंड ऑक्सीजन कम इन कॉन्टैक्ट विद आयरन एट द सेम टाइम, कि रस्टिंग सिर्फ तभी होगी जब वाटर और ऑक्सीजन दोनों एक साथ आयरन की कांटेक्ट में आएंगे, उसके टच में आएंगे। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, कोई इक्वेशन के द्वारा अगर हम रस्टिंग को दिखाना चाहे तो किस तरह से होगा। आयरन के साथ अगर ऑक्सीजन प्लस एयर अगर हम वाटर हम मिलाएं तब क्या होगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यानी कि जो रस्ट है उसका निर्माण होगा। इनफैक्ट नो रस्टिंग विल टेक प्लेस इफ ओनली एयर और इफ ओनली वाटर कम कॉन्टैक्ट विद आयरन, कि अगर सिर्फ हवा या फिर सिर्फ पानी, अगर सिर्फ ऑक्सीजन अगर आयरन के साथ कांटेक्ट में आए, पानी ना आए या फिर पानी कांटेक्ट में आए ऑक्सीजन ना आए, तब आयरन पर जंग नहीं लगेगा। As the moist air contain both, so therefore iron absorbs rust easily, क्योंकि जो नमी वाली हवा होती है उसमें ऑक्सीजन प्लस वाटर दोनों होते हैं, इसके कारण जो मोइस्ट एयर है उसके अंदर आयरन है वो बहुत जल्दी उन पे जंग है वो लग जाता है। ऑल्सो नो दिस कि स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल का कोरोजन क्या होता है कि मेटल का धीरे धीरे परत दर परत यानी कि एक एक परत कर उसको खत्म होना मेटल का, उसको कमजोर पड़ना किसके प्रेजेंस में, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तब हम बोलेंगे उसको कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल कैन हैवी लॉस ऑफ कॉज हैवी लॉस टू नेशनल इकोनॉमी, हमारी नेशनल जो इकोनॉमी है, राष्ट्रीय जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमी है हमारी, उसको हमारे जो कोरोजन ऑफ मेटल्स है उसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा भारी भरकम नुकसान हुआ है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, जो रस्टिंग है वो एक केमिकल चेंज होता है। रस्टिंग इज वन केमिकल चेंज विच स्लोली डिस्ट्रॉय आयरन पार्टिकल, रस्टिंग एक केमिकल चेंज है जो धीरे धीरे आयरन के पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है। यू नो डेट, आप जानते हैं, आयरन गेट, चेयर्स, रूफ, मशीन, इनफैक्ट ऑल आयरन आर्टिकल्स गेट रस्टेड इन ओपन, आप जानते हैं कि जो हमारे गेट होते हैं, लोहे के बने हुए चेयर होती है, छतें होती है या फिर मशीन्स होती है, वो सभी की सभी या फिर जितने भी आयरन पार्टिकल है अगर हम उनको खुले में छोड़ दें तो उन पे जंग लग जाता है। आयरन is used for making bridges, cars, ship, rail and a large number of machine, and the loss of rusting is so huge. So how do we prevent the rusting? कि जो आयरन है उसको हम कार बनाने में, बसेस बनाने में, स्कूटर बनाने में, ब्रिज बनाने में, शिप बनाने में, रेलगाड़ी बनाने में और बड़ी मात्रा में मशीन बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। इसके कारण जो रस्टिंग होती है उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
तो हम इस रस्टिंग को किस तरह से बचा सकते हैं, रस्टिंग से हम आयरन को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, टू शो प्रूव करने के लिए कि बोथ आयरन एंड एयर मॉइस्चर यानी कि जो ऑक्सीजन और जो पानी है वो दोनों आवश्यकता है आयरन की रस्टिंग के लिए, दोनों चीज आवश्यक है। तो किस तरह से हम इसको प्रूव करें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि टेक 3 clean and dry boiling tubes, label them an ABC, in place in tube A, place a lump of anhydrous calcium chloride and cover with the cotton. Place a clean iron nail over the cotton and close the mouth of the test tube with a cork. Place a clean nail in B and fill it with the boiled distilled water. Distilled water is boiled to remove dissolved oxygen in from it. Cover the water surface with the molten wax and close the mouth of the test tube with the cork. Place a clean nail in the tube and cover it partially with tap water. कि आप करना क्या है, आपको 3 सूखी आपको अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, उनके एबीसी लेबल करना है। पहली के अंदर आपको एक कैल्शियम क्लोराइड का एक टुकड़ा है वो डालना है। उसके अलावा उसके अंदर आपको एक कवर है, उसको कवर कर देना है। किसके द्वारा आपको करना है कवर, उसको कवर करना है आपको एक रुई के टुकड़े के द्वारा, और उसके ऊपर आपको एक कील डाल देनी है। और बाद में जो उसका पूरा जो मिक्सचर बनता है उसको आपको ढक देना है। उसको आपको क्या कर देना है, आपको उसको कॉर्क से बंद कर देना है। बी के अंदर आपको क्या करना है, आपको डिस्टिल्ड वाटर डालना है। डिस्टिल्ड वाटर ऐसा होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। डिस्टिल्ड वाटर डालकर उसको तुरंत है वो कॉर्क से बंद कर देना है, और उसको मोल्टन वैक्स से बंद कर देना है, कॉर्क से या फिर मोल्टन वैक्स से, दोनों से आपको है वो बंद कर देना है। और उसके बाद में जो तीसरा जो है हमारा टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर आपको एक आयरन जो ट्यूब है वो आयरन नेल है, आयरन की जो कील है वो डालनी है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसको है वो जल है उससे भर देना है। यानी कि जो हमारा नॉर्मली जो टैप वाटर है, नल वाला जो जल है हमारा, उसको उससे लगभग भर देना है। ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको 3 से 4 दिन उसको छोड़ देना है। बट यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू विल फाइंड, आप फाइंड करेंगे कि ओनली द नेल इन द ट्यूब सी गेट रस्टेड। आप देखेंगे कि सिर्फ जो ट्यूब सी के अंदर जो नेल थी वो रस्टेड हुई, यानी कि वो है उसके ऊपर जंग लगा। कंक्लूजन निष्कर्ष क्या है, ट्यूब ए के अंदर क्या था बच्चों, ट्यूब ए कंटेन ओनली ड्राई एयर, ट्यूब बी कंटेन ओनली वाटर बट नो एयर। कि ट्यूब ए है उसके अंदर सिर्फ हमारे पास ड्राई एयर थी, पानी नहीं था। ट्यूब बी थी उसके अंदर सिर्फ एयर थी, पानी था, एयर नहीं थी। लेकिन ट्यूब सी जो थी उसके अंदर दोनों थे, मॉइस्चर भी था, ऑक्सीजन भी था। इसलिए सिर्फ सी के अंदर जो आयरन की जो नेल्स है, जो हमारी कीलें हैं, उन पे जंग लगा। दिस शो दैट, ये प्रूव करता है कि रस्टिंग इज टू टेक प्लेस। सिर्फ रस्टिंग तभी हो सकती है जब दोनों ऑक्सीजन यानी कि एयर और वाटर दोनों ही उसमें प्रेजेंट हो। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग को बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है, डैमेज ड्यू टू रस्टिंग ऑफ आयरन कॉज हैवी लॉस टू द नेशनल इकोनॉमी। जो कि मैंने आपको बताया कि रस्टिंग के कारण जो हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उस पर बहुत भारी नुकसान हो रहा है। देयरफॉर रस्टिंग शुड बी प्रिवेंटेड, इसलिए जो रस्टिंग है उसको रोका जाना चाहिए। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड by not allowing moist air come in contact with the surface of the article made of iron। रस्टिंग को बचाने के लिए जो आयरन के सरफेस पे आर्टिकल्स जो होते हैं उनके सरफेस पर जो मॉइस्ट एयर है उसका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। सो अगर हम इसको रोकना चाहते हैं रस्टिंग को, या फिर हम आयरन पार्टिकल्स को जो एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में अगर आने से रोक दें, तो पानी की जो रस्टिंग जो है, जो जंग लगना है वो रुक जाएगा। तो प्रोसेस क्या क्या है, पहला है पेंटिंग, दूसरा है ऑयलिंग ग्रीसिंग, तीसरा है बाय कोटिंग विद अदर मेटल। सबसे पहले पेंटिंग के बारे में, कि जब when the paints are coated over the articles of iron such as gate, chair, bodies of trucks, car and sailing ships, it does not allow the moist air to come in contact with the iron and hence rusting is prevented। जब गेट, चेयर, हमारी कारें होगी और जो सेल बोट्स हो गई या फिर ट्रक है, उनके ऊपर, उनके आयरन के ऊपर जब पेंट कर दिया जाता है, तो पेंट के कारण जो मॉइस्ट एयर है वो आयरन के सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाती है, और जिसके कारण जो रस्टिंग है वो नहीं होती है। ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग, when the iron objects such as machine are coated with the thin layer of oil and grease, it prevent them to coming in contact with the moist air there, thus the rusting does not take place। जब
आयरन के जो सरफेस है उसके ऊपर अगर हम ग्रीस या फिर तेल लगा दें तो जिसके कारण जो मॉइस्ट एयर है वो सरफेस ऑयल के कांटेक्ट में आएगी, जो हमारा आयरन का जो सरफेस है उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आएगी, और इसके कारण क्या होगा, जो रस्टिंग है वो नहीं होगी। तीसरा आता है बाय कोटिंग ऑफ अनदर विद अनदर मेटल्स, की दूसरे मेटल्स को कोट करके। व्हेन द आयरन शीट इज डिप्ड इन मोल्टन जिंक एंड देन टेकन आउट, अ लेयर ऑफ जिंक स्टिक टू देम and the such zinc coated iron sheet are called galvanized iron sheet। galvanization method है बच्चों, ये क्या है कि जब हम आयरन की शीट को जब हम मोल्टन यानी कि पिघले हुए जिंक के अंदर अगर हम डिप कर देते हैं और उसको बाहर निकालेंगे, तब जो एक पतली परत है जो जिंक की, वो आयरन के चारों ओर है वो स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी, और इन जिंक की कोट हुई आयरन की शीट्स को हम गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट बोलते हैं। दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग रूफ्स ऑफ टेम्परेरी शेड्स, आयरन ट्रंक्स एंड ड्रेन पाइप। ड्रेन पाइप, आयरन ट्रंक्स और जो हमारी शेड है उसकी जो टेम्परेरी शेड की रूफ बनाने के लिए, टेम्परेरी जो ठिकाना है उसकी जो छत बनाने के लिए जो आयरन की जो ये गैल्वेनाइज्ड शीट है इनका यूज किया जाता है। सर्टेन मेटल कैन बी मेड कोरोजन रेसिस्टेंट व्हेन एलॉय विद अदर मेटल, कि अगर हम दूसरे मेटल के साथ उनको मिला दें या नॉन मेटल के साथ मिला दें तो ऐसा मेटल मिलता है जिनके ऊपर कभी जंग नहीं लगता। जैसे कि स्टेनलेस जो स्टील होता है वो जंग से रेजिस्टेंट होता है, उस पर जंग कभी नहीं लगता। और वो किससे बनता है, हम आयरन को अगर निकल प्लस क्रोमियम से मिला दें तब है वो इनकी एलोइंग से जो है जो स्टेनलेस स्टील बनता है जिसपे कभी भी है वो जंग नहीं लगता। मेटल सच एज जिंक, निकल, क्रोमियम डू नॉट rust and at the same time do not allow the moist air to be contact with the iron object, therefore iron object are prevented from the rusting। कि मेटल्स जैसे कि जिंक, निकल, क्रोमियम है, ये है वो रस्ट को आने नहीं देते, उन पे जंग नहीं लगती, और इनके साथ साथ ये है वो रोकते हैं मॉइस्ट एयर को आयरन के कांटेक्ट में आने से, जिसके कारण आयरन का जो ऑब्जेक्ट है उस पर कभी भी जंग है वो नहीं लगती। अब आता है बाय लाइनिंग प्रोसेस से। टिन इज ए कोरोजन रेजिस्टेंट एंड नॉन टॉक्सिक मेटल, ये जो टिन जो होता है एक कोरोजन रेजिस्टेंट यानी उस पर जंग नहीं लगता, और एक नॉन टॉक्सिक यानी कि एक नॉन जहरीला है, उस पर जहरीला नहीं होता, एक नॉर्मल मेटल होता है जिसपे कोई नुकसान नहीं होता। Therefore, tin is used for making container and utensil of iron, brass and copper, safe for storing food stuff। इसलिए जो टिन है, टिन के कंटेनर बनाए जाते हैं और बर्तन जो आयरन के यूटेंसिल्स होते हैं उनके ऊपर टिन लगाया जाता है, ब्रास, कॉपर है, ये सारी चीजों से वो चीजें कंटेनर्स बनाए जाते हैं ताकि हमारे जो खाने की चीजें हैं वो सेफ रहे, उन पे जहर ना फैले या फिर जो टॉक्सिक ना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर जो ब्रास के जो बर्तन होते हैं वो कुकिंग के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। एंड स्टोरिंग फूड आर टिन फ्रॉम इनसाइड, और जिनमें हम अंदर खाना रखते हैं वो अंदर उनके एक टिन की परत लगी हुई होती है। द कैन यूज फॉर पैकेजिंग घी, ऑयल, मिल्क पाउडर, कोल्ड ड्रिंक्स एटसेट्रा आर मेड फ्रॉम टिन आयरन शीट, कि जो कैन जिनके अंदर हम घी वगैरह देखते हैं, ऑयल्स देखते हैं, मिल्क पाउडर देखते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स देखते हैं, वो सभी है और टिन आयरन जो शीट होती है उनसे बने हुए होते हैं। अब आता है कैथोडिक प्रोटेक्शन के द्वारा। प्रिवेंटिंग द कोरोजन ऑफ ए मेटल बाय कनेक्टिंग इट टू ए मोर रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड ए कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ ए मेटल, कि अगर हम किसी चीज को कोरोजन से बचाना चाहते हैं, किसी मेटल को जंग लगने से बचाना चाहते हैं, तो अगर हम उसको उससे ज्यादा रिएक्टिव जो हमारा मेटल उससे कनेक्ट कर दें तब उसको है हम जो रस्टिंग से बचा सकते हैं, और इसका प्रोसेस को हम बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ मेटल। एग्जांपल के तौर पर जब आयरन को हम मैग्नीशियम से जोड़ देते हैं तब आयरन है वो उसके ऊपर जंग नहीं लगता जब तक कि मैग्नीशियम उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी कि मैग्नीशियम जब खत्म होगा उसके बाद में ही आयरन पर जंग है वो लगना शुरू होगा। अब आता है क्रिस्टलाइजेशन। लुक एट द शुगर पार्टिकल्स की तरफ देखिए, यू विल फाइंड देम ऑल हैव ए 6 सरफेस एंड 8 कॉर्नर। आप देखेंगे कि उनके 6 सरफेस है और 8 कॉर्नर है होते हैं। These particles of sugar are called sugar crystal। ये जो पार्टिकल है इनको सुगर क्रिस्टल बोलते हैं। क्रिस्टल ऑफ शुगर और एनी सब्सटेंस हैव अ रेगुलर शेप सच एज क्यूबिकल, हेक्सागोनल, रोम्बिक। हाउ आर दीज क्रिस्टल ऑब्टेन्ड? ये जो क्रिस्टल होते हैं शुगर के या फिर किसी अदर सब्सटेंस की, उनकी रेगुलर एक नियमित शेप होती है जैसे कि क्यूबिकल, हेक्सागोनल या रोम्बिक शेप होती है। ये जो इस प्रकार की सेम शेप होती है, तो जो क्रिस्टल है वो किस तरह से बनते हैं? वेल, द क्रिस्टल ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए हाई टेम्परेचर। किसी सब्सटेंस का जो क्रिस्टल है वो उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे बनते हैं, सॉल्यूशन के द्वारा बनाए जाते हैं हाई टेम्परेचर पर। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय ऑब्टेनिंग क्रिस्टल ऑफ ए सोल्यूबल सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होती है, किसकी प्रोसेस होती है?
क्रिस्टल ऑब्टेन करने की सॉल्यूशन जो प्रोसेस होती है एक सोल्यूबल सब्सटेंस से, किसके द्वारा, उसकी हॉट सॉल्यूशन, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के द्वारा। क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है, डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉर्म क्रिस्टल इन शेप ऑफ डिफरेंट शेप एंड कलर, कि अलग अलग जो सब्सटेंस बनते हैं क्रिस्टल के वो अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, कलर के होते हैं। It is useful to remember that crystallization is a physical change as no new substance is formed and there is only change of state only। कि ये याद रखने के लिए आसानी होगी आपको कि जो क्रिस्टलाइजेशन है, याद रखने की बात है कि क्रिस्टलाइजेशन है वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसमें सिर्फ स्टेट है वही चेंज होती है। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर नेचुरल अकरिंग इम्प्योर सब्सटेंसेस, कि जो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है वो प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए उपयोग में ली जाती है, क्योंकि जो प्रकृति है उसमें इम्प्योर सब्सटेंस पाए जाते हैं, उनको प्योर करने के लिए जो क्रिस्टलाइजेशन है वो यूज किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर कॉमन साल्ट सॉल्यूशन जो होता है इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। कॉमन साल्ट है वो सी जो वाटर होता है उसके अंदर जो इम्प्योर साल्ट होता है उसको इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है उसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स कॉल्ड लगून्स। जो सी वाटर है उसको शैलो बेड्स के अंदर पतले पतले मतलब एक बेड्स होते हैं उनके अंदर कलेक्ट किया जाता है, जिनको हम लगून बोलते हैं। वाटर इवेपोरेट लिविंग बिहाइंड द क्रिस्टल ऑफ कॉमन साल्ट। वाटर है वो वाष्पीकृत हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है और उसके पीछे बचता है जो कॉमन साल्ट होते हैं उसके क्रिस्टल बचते हैं। दिस कॉमन साल्ट इज प्योरिफाइड इन क्रिस्टलाइजेशन फैक्ट्री। और बाद में जो कॉमन साल्ट होता है वो क्रिस्टलाइजेशन फैक्ट्री के अंदर प्योरीफाई किया जाता है, बाद में हम इसको यूज करते हैं। असाइनमेंट आप अपने आप कर ही लेंगे, असाइनमेंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद माइंड मैप है तो ये बताया हुआ है कि फिजिकल चेंज कौन कौन से होते हैं, फिर केमिकल चेंज क्या होता है जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद में क्या बताया गया है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है जो कि मैंने आपको पढ़ाई है अभी। इसके जस्ट बाद में रस्टिंग के बारे में बताया गया है जो कि डेफिनेशन है, और ये उसके बाद में गैल्वेनाइजेशन। तो ये 6 की 6 जो इंपॉर्टेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आपको याद भी रखनी है। तो बच्चों चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें। बाय।